हेलो साथी, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग का क्लास होगा एनिमल टिश्यू का, जंतु उत्तक का। इससे पहले की क्लास गया, किसका क्लास गया बताइए? पौधों में पोषण का क्लास हो गया है। आगे हम लोग की बारी है पढ़ने की, किसकी बताए? बिल्कुल, आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, एनिमल उत्तक। तो हेडिंग डालें, क्लास में आनंद आ रही है, मजा आ रहा पूरा? चलिए दयाली, जंतु उत्तक। हेडिंग क्या है आज का? जंतु उत्तक है। हिस्ट्री कुछ पता है कि नहीं पता है? एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। ये शाला लिखते हैं ऊपर नीचे कैसे लिखा जाता है? हाँ, अभी तक इसका कुछ लेखा नहीं पता चल पाया है कि लिखते ऊपर है नीचे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में बात करें, थोड़ा सा हिस्ट्री लेंगे। और सबसे पहले हम लोग लाते हैं इसका इमेज कि क्या क्या पढ़ना होगा एनिमल टिश्यू में मुझे। ठीक है, चलिए आइए टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू को लेते हैं और इसको रखते हैं एक तरफ, और इसकी हिस्ट्री की बात हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे। बिल्कुल, इसको इस साइड रख देते हैं। चलिए आइए आइए साथ ही बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि जो है टिश्यू उत्तक, उत्तक शब्द का उत्पत्ति किसने किया है, तो एक वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक का नाम रखिएगा कि उत्तक शब्द की उत्पत्ति। सबसे पहले लिखिएगा उत्तक। उत्तक शब्द की उत्पत्ति, जब पादप उत्तक पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था बच्चों कि उत्तक शब्द की उत्पत्ति जो है विचट, एक वैज्ञानिक है विचट, विचट ने दिया था, विचट। ठीक, उत्तक एक ब्रांच यानी बायोलॉजी में उत्तक लाया शाखा, वो वैज्ञानिक कौन है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तक को बायोलॉजी की एक शाखा बताने वाला कौन वैज्ञानिक है, तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि पौधों में जीवित वैज्ञानिक देखने वाला, सॉरी, पौधों में जीवित कोशिका देखने वाला कौन सा वैज्ञानिक था? बिल्कुल, यस, आपने सही आंसर कहा, मालपिकी एंड ग्रीव। तो ठीक उसी तरह से एक उत्तक का, यानी उत्तक जो है बायोलॉजी की एक शाखा है, ये बताने वाले इटली के वैज्ञानिक, उसका नाम है, बोलिए, मलपिगी एंड ग्रीव। क्या नाम है? मलपिगी एंड ग्रीव नाम है, राइट। चलिए, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि उत्तक बायोलॉजी का ब्रांच बना, शाखा बना बायोलॉजी का, ये बात बताने वाला साइंटिस्ट का नाम है मालपिगी। क्या नाम है? मालपिगी। उत्तक शब्द की उत्पत्ति विचट। सबसे पहले उत्तक के बारे में अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। यह बात बताने वाला कौन है? उत्तक के बारे में अध्ययन, हिस्टोलॉजी। आपसे पूछेगा कि उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? औतिकी कहलाता है या हिस्टोलॉजी कहलाता है? आपको जो याद रखे, जो याद रहे, बस उसको बोल लेना है। हमारा क्वेश्चन सामने होगा और ऑप्शन भी सामने होगा, लिखने थोड़ी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शन आपके सामने दिखेगा। यह बात बताया था मेयर ने। कौन बताया था? मेयर, वैज्ञानिक का नाम है। यानी उत्तक के बारे में अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, और यह बात मेयर ने कहा। ठीक, चलिए अब आपसे बात पूछेगा बच्चों कि आखिर उत्तक होता क्या है, तो बात याद रखना है साथी कि उत्तक जो है सेम सिमिलर कोशिकाएं, जब एक जगह जिसकी कार्य सेम हो, आकार सेम हो, कोशिकाएं यानी समान प्रकार की कोशिकाएं जब एक जगह कलेक्ट होती है तो उत्तक का निर्माण करता है। तो आप बता सकते हैं कि जब समान कोशिकाएं कलेक्ट हो रही है तो इसका मतलब उसकी क्रिया भी क्या होगा? एक समान होगा, कार्य होगा। तो आप उत्तक को परिभाषा कह सकते हैं, क्या कहेंगे बताइए? उत्तक की परिभाषा ये कहेंगे कि समान कोशिकाएं जब एक समूह, एक ग्रुप बनाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो आप लिखेंगे समान कोशिका, समान यानी समान कोशिका एक समूह बनाती है, एक समूह बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उसे हम उत्तक कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात माइंड में रखेंगे। एक ओवरव्यू हमारा हो गया हिस्ट्री का कि उत्तक का शब्द का उत्पत्ति विचट ने दिया। हिस्टोलॉजी,
ये बात मेयर ने कहा कि उत्तक के बारे में अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाएगा। फिर वही बात आती है, क्या आती है कि आखिर उत्तक को बायोलॉजी की शाखा कहने वाला कौन वैज्ञानिक आया? तो उत्तक को बायोलॉजी की शाखा कहने वाला वैज्ञानिक, उसका नाम है मेयर। क्या नाम है? मेयर नाम है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग कि आखिर एनिमल टिश्यू में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ, स्थान के आधार पे, कार्य के आधार पे उत्तक को जो है वर्गीकरण किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि आखिर उत्तक का वर्गीकरण का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था स्थान पाए जाने के आधार पे, उसका उद्देश्य था फंक्शन के आधार पे, कार्य के आधार पे। तो उत्तक को जो है एनिमल उत्तक, एनिमल टिश्यू मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा तंत्रिका टिश्यू उत्तक, ये नर्वस टिश्यू हो गया, पहला प्रकार लिख लीजिएगा, तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक बिल्कुल आप कह रहे हैं तो मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर दे रहा हूं। एक होता है पेशीय उत्तक, ये दूसरा हो गया। पहला हम लोग लेंगे मस्कुलर, सॉरी ये पेशीय उत्तक हो गया। चलिए पेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक। और उसके बाद लिखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। उसके बाद ले लीजिए उपकला उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू, उपकला। यानी हम लोगों को पढ़ना है प्लांट्स, सॉरी एनिमल के अंदर, जंतु उत्तक के अंदर, तो जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है एपिथेलियल उपकला उत्तक, दूसरे का नाम है कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक, तीसरे का नाम है, बोलिए, तीसरे का नाम है पेशीय उत्तक मस्कुलर टिश्यू, चौथे का नाम है नर्वस टिश्यू तंत्रिका उत्तक। राइट बच्चों, चलिए यहां तक क्लियर हुआ होगा। ये सब जो है ब्लड हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, एडिपोज हो गया, ये सारे के सारे ब्रांच है, ग्रुप है किसका? कनेक्टिव का ही। सब पे एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग का टॉपिक आएगा, क्या आएगा? उत्तक का प्रकार, जंतु में उत्तक का प्रकार, जंतु में उत्तक का प्रकार, उत्तक का प्रकार जंतु में। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक का नाम क्या है? पहला जो है हमारा उपकला, उपकला बोले तो एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू उत्तक, उपकला उत्तक। दूसरे का नाम है संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरे का नाम है पेशीय उत्तक, मस्कुलर उत्तक, पेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर उत्तक। सब क्लियर हो रहा है? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए चौथा आपका आएगा तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। चलिए बात करेंगे हम लोग, सभी का एक अपना अपना एक रोल है, सबका अपना अपना फंक्शन है। बात आएगी उपकला उत्तक कहते किसको है? तो कुछ नहीं है, एपी का मतलब होता है बाहरी, एपी का मतलब होता है बाहरी सतह, एपी का मतलब होता है बाहरी। वैसा उत्तक जिसका काम है बाहर की सतह का निर्माण करना। बाहरी की सतह जरूरी नहीं कि सिर्फ बाहरी में होगा, ग्लैंड के अंदर भी, ग्रंथि के अंदर भी सतह का निर्माण करना। यानी वैसा उत्तक जिसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? बोलिए, परत या पथ का निर्माण करना होगा, सतह का निर्माण करना होगा, तो वहां पाया जाएगा एपिथेलियल टिश्यू। फिर से नहीं समझे आप, यानी आप यूं कह लीजिए जैसे ये स्किन है, तो स्किन को अगर बात करेंगे हम, तो स्किन की परत को निर्माण करना है ताकि सुरक्षा मिल सके। तो जहां सुरक्षा की जरूरत होगी, जहां पे अवशोषण की जरूरत होगी, जहां पे स्रावित की जरूरत होगी, वहां उपकला उत्तक पाया जाएगा। ठीक है, जहां निर्माण की बात होगी, परत की बात होगी, पथ की बात होगी, तो वहां उपकला उत्तक पाया जाएगा। राइट, यहां तक क्लियर हुआ? चलिए तो आप इसके बारे में लिख सकेंगे कि उपकला उत्तक का मेन काम है सतह का निर्माण करना, सतह का
निर्माण। कहां कहां पाया जाएगा ये? जहां जहां ये स्रावित होगा, सिक्रीट होगा, ठीक है, स्रावित हो या एब्जॉर्प्शन हो, अवशोषण हो, एब्जॉर्प्शन हो, स्रावित हो, एब्जॉर्प्शन हो, और कह सकते हैं क्या, बोलिए, डिफ्यूजन, विसरण। विसरण यानी शरीर का वह भाग जहां से विसरण होता हो, शरीर का वह भाग जहां सिक्रीट होता हो, शरीर का वह भाग जहां एब्जॉर्प्शन होता हो, और हर जगह सतह का निर्माण होना जरूरी है, तो वहां वहां उपकला उत्तक पाया जाएगा। साथी क्लियर? चलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। चलिए 1 मिनट। तो वहां वहां क्या पाया जाएगा? एपिकल, बोलिए, एपिकल या एपिथेलियल टिश्यू उपकला उत्तक पाया जाएगा। अब आती है बात कि आखिर इसके भी प्रकार हुए क्या उपकला उत्तक का? तो आइए हम लोग पढ़ेंगे अब किसके बारे में? उपकला उत्तक के बारे में। तो लिख लीजिए एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। चलिए इमेज देख लीजिए और इमेज से ही हम लोग क्लियर करेंगे। उपकला उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। उपकला उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू। आइए लीजिए, यहीं से क्लियर इसके पार्ट्स भी कर देंगे, डायग्राम से के थ्रू ही हम लोग क्लियर कर लेंगे इसका इमेज। सबसे पहले बात, उपकला उत्तक कहां कहां पाया जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू कहां कहां पाया जाएगा? तो शरीर के वह भाग जहां स्रावित होता हो, जहां डिफ्यूजन होता हो, विसरण होता हो, या जहां क्या होता हो, एब्सोर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होता हो, वहां वहां उपकला उत्तक पाया जाएगा। राइट? यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, ये उपकला उत्तक आपको, एपिथेलियल टिश्यू आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा। ये उपकला उत्तक के अंदर टिश्यू पाया जाता है। ये सॉरी, उपकला उत्तक तो पड़ी, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके जो सतही नीचे होता है ये आपका कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट कर रखा है, और ये जो है जहां पे ये कनेक्टिव है, कनेक्ट करके रखा है, और ये एपिथेलियल है हमारा। ये दोनों के बीच वाला जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। कभी कभी पूछ देता है कि जो सतही झिल्ली होता है एपिथेलियल टिश्यू का, वो बना किसके होते हैं? तो आप लिखेंगे ये बने होते हैं किसके, बताइए? कोलाजेन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कोलाजेन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है। दूसरा बात कि इसमें कोशिका द्रव पाया जाता है, कोशिका द्रव। अब आई जो एक्चुअली में मुझे बताना है, इसका शेप के आधार पे बात करेंगे। अगर हम लोग इस एक बॉक्स की बात करें, ये एक बॉक्स की बात करें, तो ये है जो हमारा कुछ स्क्वायर शेप का दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्क्वायर शेप का दिख रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि एपिथेलियल में शेप जो है स्क्वायर शेप का भी होता है। स्क्वायर शेप का ये एपिथेलियल से ही आ रहा है। कहां से आ रहा है? एपिथेलियल से आ रहा है। अब यहां पे बात करें, सिर्फ इस लाइन की बात करें, तो एक आपको दिख रहा होगा ये कॉलम बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि एपिथेलियल में कॉलम भी होता है, तो इसको नाम पड़ेगा कॉलुमनर। क्या पड़ेगा? कॉलुमनर। ठीक। अब सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ब्रांचेस की बात करिएगा, तो ये हमारा लगता है धागा नुमा नजर आ रहा होगा। तो धागा नुमा को हम लोग कहते हैं सिलिएटेड। ये कुछ इस प्रकार है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिलिएटेड, सिलिएटेड। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब इसको हम लोग मिला देंगे ये आपका, ये आपस में, तो आपको एक डायग्राम नजर आता है जो जिसको आप कहते हैं क्यूबॉइड। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। तो ये देखिए, तो अगर मिला दीजिएगा इसको, तो ये कैसा शेप का दिख रहा? इसको मिलाइए। चलिए कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, कलर चेंज कर। देखिए ये वाला, देखिए ये देखिए, ये देखिए, मिलाइए। जब स्क्वायर को आपस में हम अरेंज करते हैं तो क्यूबॉइड बन जाता है। क्या बन जाता? तो आप समझिए, तो ये कैसा बन रहा है आपका? क्यूबॉइडल। तो इसका मतलब हमारे पास एपिथेलियल के 4 शेप आ गए, और शेप के आधार पे, आकार के आधार पे, कार्य के आधार पे उपकला उत्तक को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटा जाता है। मेनली बात रखना है याद कि उपकला उत्तक वहां पाया जाएगा जहां क्या होगा? विसरण, डिफ्यूजन होगा। जहां गैस का एक्सचेंज मतलब डिफ्यूजन होना, ठीक है, जहां एब्जॉर्प्शन, पानी का सोखना, एब्जॉर्प्शन, और जहां सिक्रीशन होगा, ग्रंथि सिक्रीट करता है, तो वहां उपकला उत्तक पाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
अगर क्लियर हुआ तो एक बार लाइक और थम्स अप जरूर करें, लाइक का बटन दबाएं, और नहीं समझ में आ रहा तो आपके सामने डिसलाइक का भी ऑप्शन है, बताएं। चलिए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। हाँ, यही आवाज आनी चाहिए। एक जो है कंसेप्ट की अवधारणा यही है कि अंदर से आवाज आनी चाहिए कि सर ईच एंड एवरीथिंग गुड, आवाज भी क्लियर आ रहा है, बात समझा जो रहे हो वो भी समझ में आ रहा, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में जो है स्क्वायर को बोला जाता है सल्की, क्या कहा जाता है? सल्की उत्तक। ठीक है, चलिए, सल्की उत्तक कहा जाता है। कॉलम को कहते हैं स्तंभ, ये स्तंभाकार है, स्तंभाकार उत्तक, सल्की उत्तक। सिलिएटेड को सिलिएटेड नहीं कहे, क्यूबाइडल तो क्यूबाइडल ही नाम है, ठीक है, क्यूबाइडल को क्यूबाइडल ही कहा जाता है, क्यूबॉइडल। और सिलिएटेड को पक्षंभी कहा जाता है, पक्षंभी, बहुत जटिल नाम है, पक्षंभी उत्तक। चलिए, अब सवाल है कि आखिर स्क्वायमस एपिथेलियल कहां कहां पाया जाएगा? तो जहां जहां सतह का निर्माण करना है और जहां से क्या होती है, विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है, तो वहां वहां स्क्वायमस एपिथेलियल उत्तक पाया जाएगा बच्चों। तो याद रखना है आपका उदाहरण कि स्क्वायमस सल्की, यानी ये सतह का निर्माण करती है, क्या करती है? सतह का निर्माण करती है, और वहां वहां पाया जाएगा जहां जहां विसरण होगा, डिफ्यूजन होगा। तो शरीर के अंदर कहां कहां जो है डिफ्यूजन होता है, तो याद रखिए, एक गैस का एक्सचेंज माउथ से भी सांस ले लेते हैं, नोज से ही लेते हैं, यानी जनरली नोज का ही काम है सांस लेने का, लेकिन कभी कभी जब इमरजेंसी केस आता है तो आप मुंह खोल करके भी सांस लेते हो। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ? लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जैसे डॉक्टर साहब के यहाँ जाइएगा, अगर हार्ट का चेस्ट में जो है दर्द होगी, सीना में दर्द होगा, तो बोलेंगे कि मुंह खोल करके लंबा लंबा सांस लीजिए। क्या कीजिए? लंबा लंबा सांस लीजिए। तो मतलब माउथ भी आपका काम कर गया, किसका? डिफ्यूजन का, गैस का एक्सचेंज का। तो आप पहला एग्जाम्पल लिखेंगे कि स्क्वायमस जो है वहां पाया जाएगा जहां पे डिफ्यूजन होता हो, तो आपका पहला पार्ट हो जाएगा मुख, क्या हो जाएगा? माउथ। दूसरा बताइए, दूसरा हो जाएगा जब टंग यहां देखेंगे तो यहां पे भी शेप जो होता है स्क्वायर नुमा होता है, ठीक है, ये भी सिक्रीट का काम करता है। लार ग्रंथि आपने सुना है, ठीक है, लेकिन लार ग्रंथि इसका नहीं होगा, कोलुमनर का होगा। ठीक है, टंग आ जाएगा इसका उदाहरण स्क्वायमस का। टंग को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो। जीवा, हाँ, जिह्वा, जिह्वा, टंग। ठीक है, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, आहार, आहार नाल। और क्या पूछेगा आपसे कि इसका उदाहरण कौन कौन है? तो उदाहरण लिख लीजिए, मुख हो गया, जीवा हो गया, आहार नाल हो गया, ठीक है ना। और ओएसोफेगस को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रास नली। ओएसोफेगस भी ले लीजिए आप, ओएसोफेगस। ये सारे के सारे उदाहरण हैं किसके? स्क्वायमस एपिथेलियल के उदाहरण है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन है उदाहरण स्क्वायमस एपिथेलियल का, तो शेप के आधार पे एपिथेलियल उपकला उत्तक को 4 भागों में बांटा गया। एक का नाम पड़ा सल्की उत्तक, स्क्वायमस एपिथेलियल, एक का नाम पड़ा स्तंभाकार, कोलुमनर उत्तक, एक का नाम पड़ा सिलिएटेड, पक्षांबी उत्तक, और एक का नाम पड़ा क्यूबाइडल। तो आखिर सबका नाम कार्य के अनुसार, शेप के अनुसार नाम पड़ा। तो जहां पे स्रावित करने का काम होगा, जहां पे एब्जॉर्प्शन करने का काम होगा, तो वहां पाया जाएगा स्क्वायमस एपिथेलियल। अब वही बात आएगी कोलुमनर। तो आपके शरीर के अंदर आपने छोटी आंत पढ़ा होगा, वहां पे पढ़ा होगा माइक्रोविल्ली। क्या पढ़ा होगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। माइक्रोविल्ली का काम है सरफेस एरिया को बढ़ाना, एब्जॉर्प्शन करने का काम करना। तो कोलुमनर वहां वहां पाया जाएगा जहां एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा? जहां एब्जॉर्ब होगा। तो आप लिखेंगे कोलुमनर का उदाहरण, एग्जाम्पल, कहां बोलिए? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत का कौन? भिल्ली। छोटी आंत में आपका जगह है विलाई, जिसको कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। सिलिएटेड का क्या काम होता है? तो सिलिएटेड का वह सब्सटेंस जहां पे मूवमेंट, गति करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप भोजन लेते हो, फूड लेते हो, तो उसको गति चाहिए अंदर आने के लिए। तो जहां जहां गति की जरूरत पड़ेगी तो वहां वहां सिलिएटेड पाया जाएगा। तो सिलिएटेड का उदाहरण कहां कहां हो गया हमारा शरीर के अंदर? बोलिए। सिलिएटेड का उदाहरण आप लिख सकते हैं, तो लिखिए जहां गति की जरूरत होती है। तो डिम्ब वाहिनी कह लीजिए या फलोपियन ट्यूब कह लीजिए, अंडाशय का मूवमेंट होना जरूरी है, तभी जाकर फर्टिलाइजेशन, निषेचन होगा। तो आप लिख सकेंगे क्या? सिलेटेड
एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है फॉलोपियन ट्यूब में। कहां पाया जाता है? फॉलोपियन ट्यूब में, डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी, फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है। और गति करता है कहां? बोलिए, श्वास नली, ट्रेकिया। सांस अगर जाए और अंदर की ओर मूवमेंट ना हो तो गतिमान नहीं हो पाएगा, फिर सांस नहीं ले पाएंगे, तो श्वास नली कह सकते हैं, ट्रेकिया, श्वास नली, ठीक है। और अगर इसका उदाहरण लिखा जाए तो जैसे माउथ ओरल कैविटी हो गया, इसके अंदर फूड लेते हैं तो ये अंदर अगर स्लाइड नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो आप लिख सकेंगे क्या? मुख गुहा या ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ठीक है। तो ये आपके उदाहरण थे। क्यूबाइडल, क्यूबाइडल वहां पाया जाएगा जहां काम, जिस ग्लैंड का काम है सिक्रीट करने का। क्या काम का है? सिक्रीट करने का काम है, तो आप लिख सकेंगे, तो लिख लीजिए क्यूबाइडल कहां पाया जाएगा? ग्लैंड्स में जहां पे सिक्रीट होता है। क्या होता है? सिक्रीट होता है, तो आप लिखिए सिक्रीट करने का काम। आप देखे होंगे जैसे लार ग्रंथि माउथ के अंदर पाया जाता है, जिसको स्लेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। लार ग्रंथि ये एंजाइम सिक्रीट करेगा, लार ग्रंथि। दूसरा यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किडनी में पाया जाता है, यूरिनेरस, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा। और तीसरा आप याद रखेंगे क्या? पसीना जो सिक्रीट होता है, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। टेस्टिस में भी पाया जाएगा, टेस्टिस में भी, जहां जहां ग्लैंड्स है सिक्रीट करने का काम है, ईटीसी, है ना। स्टमक भी है, मस्टल, तो आपका वहां भी स्टमक में भी पाया जाएगा। वही बात करें पैंक्रियास, अमाशय, अमाशय में भी पाया जाएगा एपिथेलियल। यानी आप यूं कह लीजिए ना कि उपकला उत्तक वहां है जहां की ग्लैंड्स या जहां की त्वचा को प्रोटेक्शन चाहिए, सुरक्षा चाहिए और परत का निर्माण चाहिए, तो वहां एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? जब क्लियर हुआ तो एक बार लाइक जरूर करें। बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है ना? चलो, बिल्कुल समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए, तो आइए बात कर ले हम लोग किसकी। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग संयोजी उत्तक की। किसकी बात करेंगे? संयोजी उत्तक की। एपिथेलियल को किस आधार पर वर्गीकरण किया गया? शेप के आधार पे। जो कॉलमनर था तो कॉलमनर नाम पड़ा, जो स्क्वायर में था स्क्वामस नाम पड़ा, जो उसको जब कई स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो क्यूबाइडल का शेप लेता है तो क्यूबाइडल पड़ा, और उसके बाद क्या पड़ा? अलग अलग रहा, एक धागेनुमा, तो सिलेटेड। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ होगा। आइए हम लोग बात करें अब किसकी? संयोजी उत्तक की। किसकी बात करेंगे? संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उत्तक होता है 3 प्रकार के। एक का नाम है वास्तविक संयोजी उत्तक, वास्तविक संयोजी उत्तक। एक का नाम है आपका स्केलेटल उत्तक, स्केलेटल टिश्यू, कंकाल उत्तक, स्केलेटल उत्तक, कंकाल उत्तक, कंकाल उत्तक, स्केलेटल टिश्यू। और एक का नाम है तरल उत्तक, तरल उत्तक, फ्लूइड टिश्यू, जो बहता है, जो फ्लो करता, फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपका ब्लड, यानी ब्लड जो है उदाहरण है कनेक्टिव टिश्यू का, जोड़ करके रखता है। ठीक है बच्चों, ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया, लिम्फ हो गया। ठीक है, चलिए। और कंकाल उत्तक में जो ब्रेन वाला पार्ट्स है, यानी एक नाजुक चीज है, नाजुक चीज को सुरक्षा चाहिए, तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा? कंकाल, स्केलेटल टिश्यू। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक होता है बोन और एक होता है कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज। वास्तविक संयोजी उत्तक, ये वास्तविक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करके रखता है। इसके बारे में मुख्य बातें आपको रखनी है याद। क्या याद रखनी है? बोलिए। संयोजी उत्तक का मतलब ही हो गया कि उत्तक को कोशिका या उत्तक, मांसपेशियां हो, बोन हो, आपस में कनेक्ट करके रखा जाए, उसी को हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, जो जोड़ के रखे। जैसे मान लीजिए ये चीज है हमारे पास, पेन है, अगर ये हमसे कनेक्ट नहीं है तो क्या संयोजी का नाम पड़ेगा? नहीं। ये हमसे जब तक कनेक्ट है, तो कनेक्ट होने के लिए देखिए 2 फिंगर इसमें अटैच हुआ, अटैच हो करके ही ये इससे फिंगर से कनेक्ट है, तो ही कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। वास्तविक
जो रियल कनेक्ट करके रखता हो, यानी इसके बगैर काम नहीं, ये दूसरे चीज को निर्माण करेगा, जो इसमें काम पड़ेगा, जो इसमें काम पड़ेगा उसका ये निर्माण करेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यूज प्रोपर, मतलब वास्तविक संयोजी ऊतक। ठीक है, चलिए इसमें पहली बात लिखने की बात है क्या कि वास्तविक संयोजी ऊतक में जो होता है ये एरियोलर गैप की बात करेंगे तो ज्यादा होता है। क्या होता है? गैप ज्यादा होता है, स्पेस ज्यादा होता है, ये एरियोलर ऊतक इसमें ज्यादा होता है। एरियोलर ऊतक क्या होते हैं? ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा होता है। एरियोलर ऊतक ज्यादा होने से फायदा क्या है? तो ये दो चीज को निर्माण करेगा, एक श्वेत फाइबर को और एक पीला फाइबर को, यानी ये दो चीज का निर्माण करता है। उसका नाम क्या है? या यूं कह लेंगे कि वास्तविक संयोजी ऊतक जो होता है, दो चीज इसके पास क्या होते हैं? पाए जाते हैं, या दो प्रकार के इसके पास तंतु होता है। मेन बात याद रखिएगा कि जो वास्तविक संयोजी ऊतक होता है इसमें दो प्रकार के तंतु होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इसमें दो प्रकार के तंतु होते हैं, दो प्रकार के तंतु होते हैं। कौन कौन? एक का नाम है श्वेत फाइबर, तंतु बोला जाता है फाइबर को श्वेत तंतु, और एक का नाम है पीला तंतु, पीला तंतु। आपसे पूछा जाएगा कि आखिर श्वेत तंतु करता क्या है? तो श्वेत तंतु निर्माण करता है किसका? बताइए। टेंडोन का। किसका निर्माण करता है? टेंडोन का। और पीला तंतु क्या करता है? पीला तंतु बनाता है किसको? बताइए। लिगामेंट को। किसका? लिगामेंट। अब आप कहिएगा कि सर नहीं समझे, लिगामेंट क्या है, तंतु क्या, ये टेंडोन क्या है? तो अब घबराने की बात नहीं है, मैं हूं यहां तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जहां डाउट होगा आप मुझे वहां पाओगे। ठीक है, टेंडन का मतलब होता है जब मसल्स और बोन का ज्वाइनिंग होगा। मैंने क्या कहा कि जो कनेक्ट करने की बातें होगी, जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो आपका वास्तविक संयोजी ऊतक ही निर्माण करेगा बच्चों। तो टेंडन का मतलब होता है क्या? बोलिए। अस्थि और मांसपेशिया, मांसपेशिया के बीच में कनेक्शन। क्या मतलब? बोन और को कनेक्ट करेगा मसल से, तो बोन और मसल्स का कनेक्टेड टेंडन है, बोन और मसल का कनेक्टेड टेंडन है। जो बनाता कौन है? बताइए। श्वेत फाइबर बनाता है। अब कभी कभी पूछ देता है, क्या पूछता है कि श्वेत तंतु जो होता है, श्वेत फाइबर, ये बने किसके होते हैं? ये बना होता है कोलाजेन का। किसका बना होता है? कोलाजेन का। कभी कभी क्वेश्चन यहां बनता है, तो ये बिल्कुल आपको घबराना एकदम नहीं है। ठीक है, एकदम घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल है ही नहीं, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए पीला वाला क्या बनाता है? लिगामेंट। तो लिगामेंट कनेक्ट करता है किसको? लिगामेंट कनेक्ट करके रखता है बोन टू बोन, बोन टू बोन। ठीक है ना। चलिए ये अनब्रांच होते हैं, इसमें जो होता है इलास्टिक प्रोटीन होता है। क्या होता है? इसमें इलास्टिक प्रोटीन होता है। तो लिगामेंट में आप लिख सकते हैं इलास्टिक प्रोटीन, इलास्टिक प्रोटीन होता है। चलिए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताएं। मुख्य बातें और याद रखिएगा कि वास्तविक संयोजी ऊतक में जो है तीन चीजें पाई जाती है। एक का नाम है फाइब्रोब्लास्ट। क्या नाम है? यानी तीन प्रकार की कोशिका की बात कर लीजिए, सेल की बात कर लीजिए। फाइब्रोब्लास्ट, तो फाइब्रोब्लास्ट अगर आपसे पूछा जाए कि तंतु तो बनाया किसको? श्वेत तंतु बनाया टेंडन को, और पीला तंतु बनाया किसको? लिगामेंट को। आखिर तंतु को किसने बनाया? फाइबर को किसने बनाया? था जिसने फाइबर को बनाया उसको बोला गया फाइब्रोब्लास्ट। फाइबर को बनाने वाला तंतु, तंतु को बनाने के लिए इसके पास क्या पाया जाता है? वास्तविक संयोजी ऊतक के पास पाया जाता है फाइब्रोब्लास्ट। क्या पाया जाता है? फाइब्रोब्लास्ट। ये याद रख लीजिए। फाइब्रोब्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट पाया जाता है। करता क्या है? ये तंतु का निर्माण करता है, फाइबर बनाता है। दूसरा कहेगा कि जीवाणु को भक्षण करने के लिए कौन आता है? तो संयोजी ऊतक में, ठीक है, प्रॉपर वास्तविक संयोजी ऊतक में जीवाणु को भक्षण करने के लिए एक आता है, उसका नाम है, बोलिए, हिस्टोसाइट्स। क्या नाम है? हिस्टोसाइट्स। हिस्टोसाइट्स करता क्या है? ये जो है जीवाणु को मार गिराता है, जीवाणु को मार गिराता है, जीवाणु को मार गिराता है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। और इसके पास जो है इम्यून स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इसके पास पाया जाता है संयोजी ऊतक के पास। तो इसमें तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि इसमें लिम्फोसाइट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिम्फोसाइट्स। करता क्या है लिम्फोसाइट्स? तो लिम्फोसाइट जो है इम्यूनिटी को, बीमारी से लड़ने की क्षमता को डेवलप करता है। ठीक है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसकी बात करेंगे अब हम लोग, बताएं। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो अवास्तविक संयोजी उत्तक का हो गया, जिसमें क्या पाया जाता है, एरियोलर उत्तक होता है, श्वेतंतु होते हैं और पीला तंतु होता है। श्वेतंतु किसका निर्माण करता है, टेंडन का। पीला तंतु किसका निर्माण करता है, लिगामेंट का। श्वेतंतु टेंडन करता क्या है, ये बोन और मसल्स को कनेक्ट करके रखता है। पीला तंतु क्या करता है, लिगामेंट का निर्माण करता है। लिगामेंट होता क्या है, तो लिगामेंट ज्वाइनिंग है, बोन और बोन के बीच की ज्वाइनिंग है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग कंकाल उत्तक में आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं, कंकाल उत्तक में आ जाते हैं। तो ये याद रखिए, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी लिखना चाहते हो लिख लो। इम्यूनो अगर दिक्कत है, जिस तरह से इसको लिखे हो, जीवाणु का भक्षण, ये फाइबर का निर्माण, तंतु का निर्माण, तो ठीक उसी तरह से लिख लो एंटीबॉडीज। लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडीज का निर्माण करना। तो पूछे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि लिम्फोसाइट्स में क्या क्या पाया जाता है, तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लिम्फोसाइट्स में पाया जाता है, ठीक है, लिखे, न्यूट्रोफाइल, न्यूट्रोफाइल, इओसिनोफाइल, ठीक है, इओसिनोफाइल, और क्या, न्यूट्रोफाइल, इओसिनोफाइल, बस इतना ही तक माइंड में रखिए। कभी कभी जो है इससे क्वेश्चन एक और बन जाता है कि आखिर कनेक्टिव टिश्यू में एक भाग है एडिपोज टिश्यू। क्या नाम है, एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू कहते किसको है, एडिपोज टिश्यू उसको कहते हैं जो कनेक्ट करके रखता है, या जहां जहां फैट पाया जाएगा, वसा पाया जाएगा, उसी को हम लोग एडिपोज टिश्यू कहेंगे। तो यानी एडिपोज टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू ही है। और वो पाया कहां जाता है, वो पाया जाता है, आपको बताइए, जहां वसा फैट पाया जाता है। अब पूछेगा कि आखिर एडिपोज टिश्यू करता क्या है, तो एडिपोज टिश्यू जो है ना, ये ताप विरोधी है। ठंडी वाले एरिया में जो आदमी सरवाइव कर पाता है, वो एडिपोज टिश्यू का ही कमाल है कि ज़्यादा ठंडी उसको असर नहीं कर पाती, चूंकि सतही पे। और जिस व्यक्ति में अगर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा हो जाएगा, वो मोटा हो जाएगा। क्या होगा, मोटा हो जाएगा। जैसे मैं मोटा नहीं हूँ, मैं मोटा नहीं हूँ। अगर आप देख पा रहे हो तो गलत कर पा रहे हो, मैं मोटा नहीं हूँ। आइए साथ ही हम लोग कर ले बात अब किसकी, कंकाल उत्तक में बोन और कार्टिलेज के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। मुख्य बातें, बोन और कार्टिलेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लिखिए, बोन, दो बातें याद रखिए इसके बारे में। बोन में जो कोशिकाएं होती है उसको बोला जाता है ओस्टियोसाइट्स। क्या बोला जाता है, ओस्टियोसाइट्स। इसमें जो कोशिका है, उस कोशिका को बोला जाता है ओस्टियोसाइट्स। क्या कहा जाता है, ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, और इसमें जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है ओस्टिन प्रोटीन, ओस्टिन प्रोटीन। ठीक है, और बोन के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, इसके बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा, अध्ययन कहलाएगा ओस्टियोलॉजी। क्या कहलाएगा, ओस्टियोलॉजी। ठीक है, ये तीन बातें, मुख्य बातें याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, क्या, कि बोन जो होता है दो तरह का होता है। जहां पे हॉलो बोन होगा उसको कहा जाएगा क्या, बोलिए, जो बर्ड्स में पाया जाता था, पक्षी में पाया जाता था, बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बर्ड्स में बोन पाया जाता था उसका नाम क्या था, ठीक है, जो हॉलो बोन था। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप है आपका क्या, कार्टिलेज, कार्टिलेज। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिए। कार्टिलेज पतली महीन होता है ना, पतली महीन होता है। तो इसमें जो सेल कोशिका पाई जाती है कार्टिलेज में, उस कोशिका का नाम क्या है, उस कोशिका का नाम है, बोलिए, कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स। पूछेगा कि इसमें जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का नाम क्या है, तो इसमें जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का नाम है कोलाजेन। क्या नाम है, कोलाजेन। ठीक है, और कार्टिलेज के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा, कॉन्डियोलॉजी। क्या कहलाएगा, कॉन्डियोलॉजी। कार्टिलेज के बारे में अध्ययन, अध्ययन अध्ययन क्या कहलाएगा, कॉन्ड्रियोलॉजी, कॉन्ड्रियोलॉजी। बिल्कुल ये मिलता जुलता वर्ड्स आपको आ रहा होगा समझ में, क्योंकि आपने जहां मछली पढ़ा होगा कार्टिलेजिनस फिश, वहां आपने इसे अध्ययन किया होगा जरूर। और बर्ड्स में जो है हॉलो बोन पाया जाता है, कार्टिलेज नहीं पाया जाता। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कौन ऐसा को डाटा है
यानी जिसमें बैकबोन तो पाए जाते हैं लेकिन कार्टिलेज नहीं पाया जाता है, बोन पाया जाता है, कार्टिलेज नहीं पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पक्षी, बर्ड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? बर्ड्स हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और पूछा जाएगा कि कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर, जैसे ये बाहर कान का जो बाहरी लेयर है यहाँ पे पाया जाएगा, नाक देख रहे हैं, नाक में पाया जाएगा, ये कंठ है यहाँ पाया जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कार्टिलेज हमारे शरीर, मानव शरीर के अंदर कहाँ कहाँ पाया जाएगा? बाह्य कान, बाह्य कान, नाक में, ठीक है, गला लिख सकते हैं। और जो बैकबोन्स होता है, बैकबोन मैरो, उसके बीचों बीच में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीच बीच में पाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं ट्रेकिया में भी पाया जाता है, श्वास नली में, श्वास नली। वर्टेब्रेट्स में भी पाया जाता है, वर्टेब्रेट्स जो बीच बीच में ज्वाइंटिंग आएंगे उसमें पाया जाएगा। और तीसरा आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बोलिए? ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम, स्टर्नम में भी पाया जाएगा, स्टर्नम। ठीक है बच्चों, तो यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा। अब आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल उत्तक, तरल उत्तक। तो आप लिख लीजिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जो है आपका आएगा एक ब्लड आएगा, क्या आएगा? ब्लड। दूसरा आएगा प्लाज्मा। संपूर्ण ब्लड का जो होता है 55% प्लाज्मा होता है, 45% ब्लड होता है। इसको कहा जाता है नॉन लिविंग ब्लड, प्लाज्मा को कहा जाता है नॉन लिविंग ब्लड, नॉन लिविंग। इसको कहा जाता है लिविंग, इसको क्या कहा जाता है? लिविंग कहा जाता है। ठीक है, ब्लड का जो है, ब्लड का अध्ययन, इसके बारे में कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है, ब्लड का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। ठीक है, चलिए ब्लड का जो होता है, जो प्योर ब्लड होगा, इसका पीएच जो वैल्यू होगा 7.2 होगा। और इम्प्योर जो होगा, जो नॉन लिविंग होगा, इसको हम लोग प्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर, प्योर ब्लड। और इसको हम लोग कहते हैं इम्प्योर ब्लड। क्या कहते हैं? इम्प्योर ब्लड। इसका जो पीएच वैल्यू होगा एसिड, ये 7.4 होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, पीएच वैल्यू पे। ब्लड के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? बोलिए, हेमेटोलॉजी। ठीक, हेमेटोलॉजी क्या होता है अब देखिए, बात करेंगे। हेमेटो मतलब, हेम मतलब ब्लड हो गया, लॉजी मतलब अध्ययन हो गया। ब्लड का 3 बेटा होता है, जिसको हम लोग ब्लड करप्शन कहते हैं। यानी 3 बेटा का नाम लिख लीजिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए ये आपने माइंड में रखना है इतना। इसमें जो होता है 90% वाटर होता है, यानी प्लाज्मा में 90%, कभी कभी पूछ देगा आपसे प्लाज्मा में कितना परसेंट वाटर, तो प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और 10% में प्रोटीन और अन्य सब्सटेंस मिलकर के हो जाएंगे। ब्लड की बात करेंगे तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति में, पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष में कितना ब्लड होता है, तो आप लिखेंगे 4 से 5 लीटर। ठीक है, और कभी कभी पूछ देता है, क्या पूछ देता है, ये आप ऑर्डर बढ़ा सकते हैं, 4 से 5, 5.5 कर सकते हैं। ये मेल की बात करेंगे। ये फीमेल की बात करेंगे तो हार्डली क्या होगा, ½ लीटर कम होगा, 3.5 से 4.5, 5 तक की होता है, यानी मैक्सिमम 5 लीटर होगा। ½ लीटर महिला से पुरुष में ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ा सा माइंड में रखिए। ठीक है, यानी आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, इस सब का काम क्या क्या है, तो इसको भी हम लोग आगे विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ब्लड के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। प्योर ब्लड कौन है? प्योर ब्लड बोलिए। प्योर ब्लड है हमारे पास जो 45% है, जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स आ गया। इम्प्योर ब्लड हमारा प्लाज्मा है, 55% हमारे शरीर का। उसमें कितना परसेंट वाटर होता है? 90% वाटर होता है। ठीक है साथी, चलिए आइए कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को देख लीजिए। ये है आपका कनेक्टिव टिश्यू। देखिए अभी मैंने आपको बता दिया सारी बातें। ठीक, लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग एरियोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरियोलर, जहां पे ढीला,
ढीला कनेक्शन होगा। ढीला कनेक्शन इसलिए होता है कि ताकि वो स्थान पे रहे, जरूरत पड़े तो वो हार्डनेस इतना नहीं हो ताकि अगर बेंडिंग हो जाए तो ब्रेक ना कर सके। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू को आप एरियोलर टिश्यू भी कहेंगे, एरियोलर उत्तक। ठीक है, चलिए एडिपोज यानी वहां पाया जाएगा जहां पे वसा पाया जाता है। तो एडिपोज टिश्यू जहां पाया जाएगा वहां वसा पाया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि एडिपोज टिश्यू क्या हमारे शरीर के अंदर कहां पाया जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए लीवर। लीवर में आपने कहा था कि जो स्टोर होता है फूड, जो हमारे शरीर में इमरजेंसी के रूप में काम आता है, स्टोर फूड का क्या नाम है, बोलिए, ग्लाइकोजेन नाम है। क्या नाम है? और ये ग्लाइकोजेन एडिपोज में ही स्टोर होता है। कहां स्टोर होता है? एडिपोज में। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो एडिपोज, वसा और हमारे शरीर के अंदर लीवर ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है। तो आप कह सकते हैं कि लीवर में एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। ठीक, डेंस जहां पे कंडेंस होगा, घना होगा। ठीक है, बोन आप देख लीजिए, इसको बोन भी एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का, एरियोलर टिश्यू भी आपका एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का, एडिपोज भी एग्जांपल आपका कनेक्टिव टिश्यू का, संयोजी उत्तक का, ब्लड भी उदाहरण है किसका, कनेक्टिव टिश्यू का, कार्टिलेज भी उदाहरण है किसका, कनेक्टिव टिश्यू का। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण कौन कौन है, तो आप बता देंगे ब्लड है, कार्टिलेज है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, बोन है, डेंस और एडिपोज, ये सारे के सारे उदाहरण हैं। बोलिए, संयोजी उत्तक का। हम लोग बात कर रहे थे ब्लड की, किसकी बात कर रहे थे, ब्लड की। तो ब्लड का 3 बेटा याद रखिए, ब्लड का 3 बेटा। एक का नाम है, बोलिए, आरबीसी। एक का क्या नाम है, आरबीसी। एक का नाम है डब्ल्यूबीसी और एक का नाम है प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल ये जो है, इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना, बस पहला काम लिखिए। दूसरा काम ताप का नियंत्रण करना, ताप का नियंत्रण करना, निरंतर करना। चौथा होम्योग्लोबिन यानी ब्लड का क्या रेड होता है, मेन काम आपका है ऑक्सीजन का ये करना और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, और दूसरा काम है ताप का नियंत्रण करना। ये रेड होता है क्योंकि इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम है हेमोग्लोबिन। क्या नाम है, हेमोग्लोबिन। कभी कभी पूछ जाता है कि इसमें रियल प्रोटीन कौन है, ये ग्लोबिन जो है प्रोटीन है, ये 96% पाया जाता है, और हेम जो है आयरन है। हेम क्या है, आयरन है, ये 4% पाया जाता है। आयरन का क्या काम है, आयरन का काम है ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने भगाने का काम है। क्या है, ऑक्सीजन को भगाने का काम करता है। तो ये चीजें आप याद रखिए। ठीक है, आरबीसी के बारे में 3 बातें हो गई। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ह्यूमन में जो आरबीसी होता है क्या न्यूक्लियस पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है। लेकिन वही कैमल की बात करेंगे, कैमल ऊंट की बात करेंगे, तो ऊंट के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आप लिख लेंगे ऊंट को छोड़ करके, ऊंट में पाया जाता है। और लामा भी होता है, ऊंट के ही तरह होता है, उसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, चलिए आरबीसी का दूसरा नाम भी है, तो आप लिख सकेंगे इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स, क्योंकि ये लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। ठीक, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम लिख लीजिए ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है, ल्यूकोसाइट। ये कलरलेस होता है या व्हाइट होता है। डब्ल्यूबीसी के में एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम है एंटीजन। क्या नाम है, एंटीजन। ये करता क्या है, ये लिम्फोसाइट्स को डेवलप करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कराता है। तो आप कहेंगे ये लिम्फोसाइट भी डेवलप करता है। क्या करता है, लिम्फोसाइट्स भी। ठीक है, चलिए प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स क्या करता है, इसका मेन काम है क्लोटिंग करना, थक्का करना, ब्लोटिंग। क्योंकि थ्रोम्बिन का काम है, इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम है, प्रोटीन का नाम इसमें थ्रोम्बिन प्रोटीन। क्या नाम है, थ्रोम्बिन प्रोटीन। और थ्रोम्बिन ही कारगर है किसके लिए, ब्लड कलेक्टिंग के लिए, ब्लड कलेक्टिंग के लिए, ब्लड जमाने के लिए थ्रोम्बिन ही है। ठीक है, चलिए अब यहां से कभी कभी पूछ देता है कि ब्लड की थक्का जमे नहीं, इसमें क्या मिला दिया जाए। तो ब्लड की थक्का नहीं जमे तो हमारे शरीर के अंदर नेचुरल रूप में हिपेरिन सिक्रीट होता है।
जो लीवर सिक्रीट करता है। कौन करता है? लीवर सिक्रीट करता है। तो ब्लड थक्का जमे नहीं, इसके लिए हमारे शरीर के अंदर हेपेरिन सिक्रीट होता है जो लीवर करता है। ये कभी कभी घातक साबित हो जाता है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसमें ये हेपेरिन सिक्रीट नहीं हो पाता है, और हेपेरिन के कम सिक्रीट होने की वजह से उनका बीपी, ब्लड प्रेशर का मामला हो जाता है, जिससे दिक्कत हो जाता है। तो ये सारा चीज थोड़ा सा माइंड में रखने का है। तो प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग का काम किया थ्रोम्बिन के कारण। किसके कारण? थ्रोम्बिन प्रोटीन्स के कारण। तो और दूसरा इसका प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं और सही डायरेक्शन में आप जा भी रहे हैं। बिल्कुल। चले, अब आपसे हम लोग से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस पाया जाता है? तो बिल्कुल हाँ साथी, पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आरबीसी में नहीं पाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा रखना था माइंड में, ठीक है। अब कभी कभी जो होता है कि जो ब्लड जांच के लिए आप देते हैं सैंपल, या सैंपल आपका लिया जाता है, तो वो ब्लड जमता तो नहीं है, आखिर उसमें क्या मिला दिया जाता है? तो आप लिख लीजिए, जो लैब में ब्लड लिए जाते हैं, जो सैंपल लेते हैं ब्लड का, सैंपल ऑफ ब्लड जमे नहीं, सैंपल ऑफ ब्लड जमे नहीं, तो उसमें मिला दिया जाता है क्या? ऑक्सलेट। क्या मिलाता है? ऑक्सलेट मिलाता है, ठीक है ना। COO ट्वाइस ऑफ, ये आपका उदाहरण है, फॉर्मूला होता है ऑक्सलेट का। किसका? ऑक्सलेट का। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिए आप। क्लियर? क्लियर रखिएगा, बोलिए। और जो लैब में और देखते होंगे कि छोटा सा डब्बा सैंपल लेने वाला रहता है, तो उसमें सीरम मिलाया रहता है। क्या रहता है? सीरम भी मिला देता है। सीरम भी ब्लड को जमने नहीं देता, सीरम। तो ये थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए। तो ये मुख्य बातें थी। और आगे हम लोग जो है ब्लड के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे बोलिए? ब्लड के बारे में और कहीं पढ़ना है क्या? कहाँ पढ़ा जा सकता है? जब हम लोग सर्कुलेशन पढ़ेंगे। क्या करेंगे? सर्कुलेशन पढ़ेंगे। चलिए, लिम्फ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए चलते चलते। लिम्फ लसिका, ये आरबीसी का जस्ट उल्टा होता है। आरबीसी का जस्ट अपोजिट का अपोजिट उल्टा होता है। क्या मतलब? आरबीसी ये लाल होता है, ये लाल नहीं होता है। इसमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसमें कम मात्रा में ऑक्सीजन होता है, कम मात्रा में ऑक्सीजन होता है, ठीक। चलिए, इसमें जो होता है होमोग्लोबिन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होता है। लिम्फ को जो है हाफमैन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बन सकेगा आपका, किसको हाफमैन के नाम से जाना जाता है? तो लिम्फ है, जिसको अर्धपुरुष के नाम से जाना जाता है, लसिका को, लिम्फ को। ये आप माइंड में रख लीजिए, ठीक है। इसमें जो होता है कैल्शियम, फास्फोरस मिलता है ज्यादा मात्रा में, जबकि लिम्फ में बात करें कैल्शियम, फास्फोरस, पी ये मिलता है कम मात्रा में। तो ये एक ओवरव्यू था आरबीसी और किसके? लिम्फ या ब्लड और लिम्फ के बीच की चर्चा है। ब्लड में जनरली बात की जाएगी, आरबीसी का ही बात किया जाएगा, क्योंकि आरबीसी ही होमोग्लोबिन को कैरी करता है। होमोग्लोबिन है क्या? एक प्रोटीन्स है जिसमें दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है हेम और प्लस ग्लोबिन, एक ग्लोबिन है, दूसरा हेम है। हेम का मतलब है आयरन, हेम का मतलब जो 4% होता है, और ग्लोबिन कितना होता है? 96% होता है। ये थोड़ा सा माइंड में रखिए। आइए साथी आते हम लोग बात करते हैं पेशीय ऊतक की। किसकी बात करेंगे? मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे हम, ठीक है। चलिए आइए मस्कुलर टिश्यू लेते हैं हम लोग। पेशीय ऊतक के कारण ही मानव जीवित जो है एक्टिव होता है। मसल्स के कारण ही आदमी एक्टिव होता है। अगर मसल्स ना हो एक्टिव तो क्या हो जाएगा? वो एक्टिव नहीं पाया जाएगा। तो आइए तो बात करेंगे हम लोग किसकी? टाइप्स ऑफ मसल्स की, और मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे, ठीक है। पेशीय ऊतक की बात होगी। किसकी बात होगी? पेशीय ऊतक की। पेशीय ऊतक जहां पे मसल्स, और मसल्स के कारण ही कोई भी जंतु एक्टिव होता है, चंचल होता है, फुर्तीला होता है। अगर मसल्स ना हो जाए, जैसे शरीर से पूरे मसल्स को निकाल लिया जाए, तो ये शरीर की ढांचा कोनो अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। ये शरीर की ढांचा एक बेकार विराजमान, इसको कह लीजिए क्या होगा कि ढांचा कुछ है ही नहीं, मजा नहीं आएगा। तो मसल्स ही है जो सुंदरता को बनाता है, वो मसल्स ही है जो आकर्षित कराता है, मसल्स ही है जो आपको चंचल बनाता है, मसल्स ही है जो आपको फुर्तीला, चुस्त और दुरुस्त बनाता है। तो मसल्स हमारे पास कई तरह के, जैसे हार्ट के पास जो मसल्स है
उस मसल्स का नाम है कार्डियक मसल। और लीवर के पास जो या स्टमक के पास जो मसल्स है वो कहलाएगा गॉबलेट मसल्स, ठीक है। लीवर के पास जो मसल्स है उसको कहेंगे हेपेटिक मसल्स। तो जगह अंग के नाम के साथ साथ उसका नाम भी परिवर्तित हुआ, बदला। बिल्कुल बच्चों क्लियर आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? कोई डाउट आ रहा? डाउट बिल्कुल आने नहीं देंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर हमसे पूछ दिया जाए शरीर के अंदर वो कहां पे या कौन सा मसल्स है जो कभी थकता नहीं है, जहां पे रेड मसल्स पाया जाता है, तो शरीर के अंदर अगर रेड मसल्स है तो वह मसल्स कभी थकता नहीं है और वो हमारा एक ही कार्डियक मसल्स है जो कभी थकता नहीं है। तो आप लिख सकेंगे कार्डियक मसल कभी थकता नहीं है, ठीक है। जिस दिन थक जाए उस दिन दुनिया से हम थक जाएंगे, हम रूठ जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए, बोन के पास मसल जो पैर से यहाँ ये मसल्स पूरा हार्ड होता है, तो यहाँ पे भी मसल्स या बोन के पास जो आप कह लीजिए जो घुटना है, घुटना के नीचे वाला जो मसल्स होता है वो काफी पावरफुल मसल्स होता है, ठीक है। तो ये सब मसल्स आपका जो है काफी पावरफुल मसल्स है। ये हृदय का मसल्स, कार्डियक मसल्स, ये स्केलेटल का मसल, कंकाल बोन का, और जहां पे सब्सटेंसों को धीरे धीरे मूव करना है, स्लो स्लो घूमना है, तो वहां पे स्मूथ मसल पाए जाएंगे, चिकना मसल पाया जाएगा। जैसे बात करेंगे लंग्स में, बात करेंगे एल्वुली की बात करें, ठीक है, तो वहां पे जो मसल्स है वो स्मूथ मसल्स है। वहां वही बात कर ले हम लोग किडनी की बात करेंगे तो किडनी भी क्या है? स्मूथ मसल्स है। वही बात कर ले हम लोग किसकी? बोलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्टमक की, पैंक्रियास की, तो वहां जो मसल्स है स्मूथ मसल्स है, ठीक है। और जो बोन के पास जो मसल्स है वो रफ है, थोड़ा टफ है, हार्ड है, ठीक है। और कार्डियक का मसल जो है सॉफ्ट है, रेड मसल्स है, ये कभी थकता नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिए, मेनली याद रखिएगा मसल्स। पेशीय ऊतक क्या है? तो पेशीय ऊतक वो ऊतक है जो शरीर के विभिन्न अंगों को कनेक्ट कर करके उसमें एक फुर्ती, ताकत देने का प्रयास करता है। और पाए जाने के आधार पे जहां पे चिकनापन है वहां स्मूथ मसल्स है, जहां पे खुरदुरा है वहां स्केलेटल मसल है, और जहां कभी थकने वाला नहीं है वहां कार्डियक मसल है। हार्ट के पास मसल्स कार्डियक, बहुत अच्छी बात है। बोन के पास मसल स्केलेटल मसल। स्टमक की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, लीवर की बात करें, पैंक्रियास की बात करें, तो वहां जो मसल्स है स्मूथ मसल्स। तो साथ ही यहां तक क्लियर हुआ होगा? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? चलिए आइए, हम लोग का आता है नेक्स्ट तंत्रिका तंत्र। क्या आएगा? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, आइए तंत्रिका तंत्र, सॉरी तंत्रिका सिस्टम नहीं ना, तंत्रिका ऊतक है। देख रहे हैं कुछो से कुछो लिखा जा रहा है। आप लोग तो कुछो कुछो कह भी रहे होंगे कि कहां से कहां चला गया। नहीं बच्चों, कभी कभी मैं जहन नहीं, ये जो है जहनी तो है, कंप्यूटर तो है नहीं, ठीक है, कंप्यूटर तो है नहीं। आइए मैं दिखाता हूं आपको तंत्रिका तंत्र को। क्या दिखाता हूं, देखिए, आइए इसमें समझेंगे, समझ लीजिएगा। तंत्रिका ऊतक है ये। तो तंत्रिका ऊतक मतलब नर्वस से संबंधित है, कनेक्ट करेगा मैसेज को। तो इसके 3 पार्ट्स, ऊपर जो आप शाखा शाखा दिख रहा है इसका कहते हैं हम लोग डेंड्राइट्स। डेंड्राइट का काम है मैसेज को बाहर लेना, संदेश को बाहर लेके जाना, संदेश को बाहर लेके जाना, बस बाहर ले जाना, ठीक है। यहां देख रहे होंगे सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है। तो सेल बॉडी को हम लोग दूसरा नाम, सेल बॉडी को दूसरा नाम सोमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमा। इसके अंदर पाया जाएगा साइटोप्लाज्म, जीवदर्भ, और पाया जाएगा केंद्रक, उसी को हम लोग सोमा कहते हैं, ठीक है। ब्रेन ऑफ सेल न्यूक्लियस, गुड। अब आप देख रहे होंगे यहां पे माइटोकॉन्ड्रियन, क्योंकि अब ब्रेन है, कोशिका है, तो उसके काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, तो इसमें एटीपी पाया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो लाइन आते हुए देख रहे हैं, ये लाइन ये निकलता हुआ सेल बॉडी से साइटोन, सेल बॉडी को साइटोन भी कहा जाता है, सोमा भी कहा जाता है। साइटोन लिख लीजिए, साइटोन 3 नाम के से जाना जाता है, सोमा, सेल बॉडी या साइटोन, ठीक है। इसके पास साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म होगा तो कोशिका अंग तो जरूर पाए जाएंगे, कोशिका आधार में ही पाया जाता है कोशिका अंग। तो यहां पाया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एटीपी का निर्माण करेगा, बनाएगा। और दूसरा बात क्या पाया जाएगा? चूंकि अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलना भी है, तो अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम बनाता कौन है? गोल्गी बॉडीज। तो इसका मतलब यहां पे गोल्गी बॉडीज भी पाया जाएगा, क्योंकि अवशिष्ट पदार्थ को
शरीर के बाहर निकलना है और उसको मारने वाला, उसको खाने वाला कोई होगा तभी तो निकालेगा ना। चलिए ठीक है, आइए ये जो बाहर आते हुए देख रहे हैं आप, तो इसको कहा जाता है एक्सॉन। एक्सॉन का मतलब होता है संदेश को बाहर ले जाना साइटोन से। अब यहां पे देखो, यहां पे भी बाहर, ये एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट, यहां पे जो होगा संदेश को ये बाहर से अंदर की ओर लाता है। क्या करता है? अंदर की ओर लाता है। ये लिखिएगा तो ये संदेश को अंदर लाता है, अंदर लाता है। क्योंकि ये अंदर की ओर आता है, ये बाहर की ओर जा रहा है, ये बाहर की ओर जा रहा था। एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन संदेश को बाहर ले जाता है, और डेंड्राइट्स जो होता है वो संदेश को अंदर की ओर लाता है। ठीक, चल अब यहां पे बात करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है सचवान सेल। सचवान सेल क्या होता है? सचवान कोशिका क्या होता है? जो न्यूरॉन के अंदर पाया जाता है। तो S4 सच और S4 सफाई। तो सचवान सेल का काम होता है, सचवान कोशिका का काम होता है सफाई करना। जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको ये सफाई करेगा, सफाई करेगा। अब देखेंगे दो एक्सॉन्स, ये हमारे पास जो है ये और ये, इसके पीछे छोटा सा जो पाया जाता है संकुचित एरिया, उसको कहते हैं जो है नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं? तो आप कह सकेंगे दो एक्सॉन के बीच जो छोटी संकुचित एरिया है उसी को हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये कनेक्टिंग है। क्या है? कनेक्टिंग है। ठीक, चलिए अब आ जाइए माइलिन शीथ क्या होता है? तो माइलिन शीथ जो है, जैसे मान ले कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स ही लेकर के जाते हैं। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक इंपल्सेस लेकर के जाते हैं हम लोग, मैसेज लेकर के जाते हैं। तो मैसेज लेकर जाते हैं तो उसको फास्ट मूव करना है, तो माइलिन शीथ क्या करता है? उस मैसेज को तेजी देता है, गति देता है। क्या देता है? गति देता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जो मैसेज कैरी किया आपने, उसको तेजी की ओर, आगे की ओर फॉरवर्ड करेगा। फिर यहां पे आ गया कौन? रिसीव करने वाला। ये सब के सब आपका क्या हो गया? डेंड्राइट्स है। तो ये सब एक्सॉन से कनेक्ट होगा। अब शरीर के बाहर जो मैसेज गया है और इसको फिर कनेक्ट कर करके लाएगा, शरीर के ब्रेन के अंदर पहुंचाएगा कि आखिर रिप्लाई क्या आया है, मैंने जो मैसेज संदेश बाहर की ओर भेजा है उससे हमारे अंदर मैसेज क्या आया है। तो ये था तंत्रिका, उत्तक का कमाल। मेन याद रखिए साइटोन, जो सेल बॉडी के नाम से जाना जाता है। दूसरा याद रखिए डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का क्या काम है? डेंड्राइट्स को मैसेज की जो है अंदर की ओर लाना। एक्सॉन क्या है? एक्सॉन मैसेज की बाहर। जैसे मान लो सपोज करिए आपको कांटा चुभी, तो कांटा क्या चुभा? हाथ पैर में चुभा, तो ये मैसेज कहाँ गया? ब्रेन के अंदर, और ब्रेन ने सिग्नल दिया कि वहां से पैर को हटाओ। तो मैसेज जो शरीर के अंदर आ गया, ब्रेन के अंदर गया, तो उसका काम है डेंड्राइट्स का। डेंड्राइट्स का काम है मैसेज को लाना। जो रिप्लाई हुआ, रिप्लाई जो कर लेके जाएगा ऑर्गन के पास, उसका काम है एक्सॉन का। एक्सॉन यानी मैसेज जो रिप्लाई होगा एक्सॉन के माध्यम से, मैसेज जो रिसीव होगा डेंड्राइट्स के माध्यम से। चलिए इतना बात याद रखिए। नोड ऑफ रेनवियर, दो एक्सॉन के बीच जो हमारे गैप होती है, छोटी सी एरिया, उसी को नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ठीक है, और जो इंड एक्सॉन के डेंड्राइट्स के इंड पे जो गोला गोला स्फेरिकल होता है उसको हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक नोब। क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नोब। एक होता है साइनेप्स, दो एक्सॉन को मिलाने वाली एरिया को साइनेप्स कहा जाता है। और इसमें छोटी छोटी एरिया जो होती है जहां पे प्रोटीन्स बनते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल्स। तो ये था आपके एक तंत्रिका, उत्तक, नर्वस टिश्यू का एक ओवरव्यू। तो आप मुझे अब दीजिए इजाजत। ज्ञान का यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। नेक्स्ट क्लास हम लोग की होगी क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग अब आ जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, जंतु में पोषण। तो आप यहां तक ज्ञानगर से बने रहें। दीजिए मुझे इजाजत, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद साथी।